हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2021 के पेपर सेट नंबर आई को और किससे रिलेटेड। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ईवीएस को कंप्लीट। तो आपके एग्ज़ाम जो कि दिसंबर में आपका होने वाला है, दिसंबर सीटेट 2024 के लिए हम ईवीएस की श्रृंखला को चला रहे हैं, जिसमें आपके 3 सेट पहले ही कन्फर्म हो चुके हैं। आज हम सेट नंबर चौथा करेंगे और इससे पहले अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। यकीन मानिए मैंने खुद पीवाईक्यू को करके मात्र 15 दिन में 100+ क्वेश्चन सही किए थे। तो आप भी पीवाईक्यू को करके आसानी से इस बार अपना सीटेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है। प्रश्न संख्या पहला यानी कि 61 नंबर से आपके जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं वो पेपर में भी स्टार्ट होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ का शासित प्रदेश नहीं है। निम्न में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से उत्तर कर पाएंगे। नंबर 1 है लद्दाख, नंबर 2 है जम्मू कश्मीर, नंबर 3 है मणिपुर और नंबर 4 है चंडीगढ़। तो यहाँ पर कौन सा आपका जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी कि पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। नंबर 1 है बॉम्बे हाई, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, नंबर 3 है गुजरात और तमिलनाडु, नंबर 4 है बिहार और बम्बई। तो यहाँ पर आप अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। निम्न में से कच्चे तेल के उत्पादक कौन हैं। तो कच्चे तेल के जो उत्पादक होंगे वह हो जाएंगे आपके गुजरात और तमिलनाडु। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। नंबर 1 है मोहनदास करमचंद गांधी, नंबर 2 है सरदार वल्लभ भाई पटेल, नंबर 3 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नंबर 4 है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आप अपने सही उत्तर को फटाफट से टिक कर लीजिएगा और आपका कितना स्कोर आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यकीन मानिए कि आप अपना स्कोर शेयर करते हैं तो साथ ही साथ आप नेक्स्ट जो सेट आता है उसके लिए और भी ज़्यादा प्रिपेयर हो जाते हैं, सिंसियर हो जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि संविधान किसके नेतृत्व में बनाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया। इन्हें संविधान का जनक, संविधान का पिता भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान का हृदय एवं आत्मा कह करके संबोधित किया है। और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मानती हूँ ईवीएस में नहीं पूछा गया है, लेकिन कब क्या पूछ लिया जाए ये चीज़ डिपेंड करती है कि आने वाले एग्जाम में आपका पैटर्न क्या है। यहाँ पे सारी चीज़ें पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग करवाई जा रही है, पैटर्न के अकॉर्डिंग करवाई जा रही है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आपको जीके में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है पौधे को सहारा देना, नंबर 2 है ह्यूमस प्रदान करना, नंबर 3 है भोजन संचित या भंडारण करना, नंबर 4 है पानी और खनिज को अवशोषित करना। सेम यही क्वेश्चन आपने पिछले जो सेट मैंने करवाया था 2023 का, उसमें भी देखा था और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन फिर यहाँ पे आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे एग्जाम में भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, केवल ए भी सही है। और ये किसके कार्य बताए गए हैं, इनमें जड़ों के कार्य क्या हैं। तो पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इनमें से तने के कार्य क्या हैं, अब पूछ लिया गया जड़ों के कार्य क्या हैं। तो केवल ए और बी सही है, केवल सी और डी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है। तो देखिए, पौधे को जो सहारा देने का कार्य है, पौधे को सहारा देने का जो कार्य है वह आपका कौन करता है, मुख्य रूप से तो तना ही करता है। मुख्य रूप से कौन करता है, तना। लेकिन तना भी नीचे से किसके सहारे आ रहा है, तो जड़ के सहारे आ रहा है। तो ये भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित और भंडारण करना, ये भी जड़ों का कार्य है। पानी और खनिज को अवशोषित करना भी जड़ों का कार्य है। लेकिन ह्यूमस प्रदान करना किसका कार्य है, तो ये जो है तना जो है वो ह्यूमस प्रदान करता है। नीचे जो जाइलम है, फ्लोएम है, इसके द्वारा आपको ह्यूमस और पानी वगैरह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सी और डी जड़ के बारे में सही कहे गए हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। अब एक आपका राज्य की विशेषता से संबंधित प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है। असम हो गया आपका, बिहार हो गया, इसके साथ
साथ ही साथ गुजरात हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और गुजरात के साथ आंध्र प्रदेश, इसी के साथ आपके जो जानवर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये भी आपको देखने को भरपूर तरीके से मिलते हैं, खान पान वगैरह। तो प्रश्न नंबर 65 है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेषकर बुनाई के लिए भी पोचमपल्ली से विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तो यहाँ से ही आपको अगली बार हो सकता है प्रश्न देखने को मिल जाए, तो ये प्रश्न ही अपने आप में एक उत्तर दे रहा है। और यहाँ आप याद रखेंगे कि पोचमपल्ली भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में, तो कहाँ पर है? एक दक्षिणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल सकता है कि पोचमपल्ली किस लिए प्रसिद्ध है, तो साड़ियों के लिए, डिजाइन के लिए, साड़ियों और डिजाइन के लिए, या केवल डिजाइन के लिए? तो यहाँ पर याद रखेंगे कि पोचमपल्ली आपका चमकदार साड़ियों और साथ ही साथ ये एक प्रकार की बुनाई भी होती है। अब पूछा गया है कि यह कस्बा किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो कर्नाटक के, केरल के, तेलंगाना के या तमिलनाडु के? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तेलंगाना का गठन कब हुआ था यदि पूछ लिया जाए, तो याद रखेंगे कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है कि 66 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। लौह की कमी से क्या हो जाता है, तो एनीमिया नामक रोग हो जाता है, और विशेषकर किशोरियों या महिलाओं में देखने को मिलता है। अब आंवला आपका प्रचुर मात्रा में जो है लौह तत्व प्रदान करता है। आंवला के साथ साथ गुड़ भी करता है और पालक भी करता है, और ये तीनों ऑप्शन आपको किस में मिल रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 में। ए में आपके गुड़, आंवला और टमाटर दिया गया था, जो कि गलत है। सी में आपके बंद गोभी, टमाटर था, ये भी गलत है। बंद गोभी, आंवला, पालक, ये भी गलत है। तो आंवला, पालक और गुड़, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका पक्षियों से आ गया है, और प्रत्येक वर्ष पक्षियों से, चिड़ियों से, उनके घोंसले से, उनके खान पान से, उनके बच्चों के, उनके रहन सहन से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है फाख्ता कौआ मोर, ऑप्शन नंबर 2 है बाज कबूतर तोता, ऑप्शन नंबर 3 है कौआ चील बुलबुल, ऑप्शन नंबर 4 है बाज चील गिद्ध। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, तो बाज है, चील है और गिद्ध है। ये इस प्रकार के पक्षी हैं ये जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। इसी प्रकार आपसे जानवरों में पूछ लिया जाता है कि जो शेर है, चीता है, ये क्या करते हैं? ये आपसे 6 गुना दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। तो 4 गुना और 6 गुना में कन्फ्यूज मत होइएगा। हो सकता है प्रश्न ऐसा भी बना दे कि निम्नलिखित में से कौन आपसे 4 गुना अधिक दूरी की चीज़ों को देख सकता है, उसमें पक्षी हो और एक समूह जानवरों का हो, तो अब आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा कि पक्षी 4 गुना थे या जानवर 6 गुना थे। तो इस चीज़ की तरीके से जब आप कंफ्यूज हो तो आप याद रखेंगे कि जो 4 पैरों के जानवर होते हैं, उनमें 2 और ऐड करना है, यानी कि वह हमसे 6 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। साथ ही साथ पक्षी हमारे 2 पैरों के होते हैं और इसीलिए इनमें 2 और ऐड करना है और ये हमसे 4 गुना दूर चीज़ों को देख सकते हैं। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न संख्या है 68, जिसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। नंबर 1 है राजस्थान के लोग, नंबर 2 है लद्दाख, नंबर 3 है असम और नंबर 4 है उड़ीसा। तो जो आपके लकड़ी के खम्भों पर मकान बनाए जाते हैं वह आपके बनाए जाते हैं कहाँ पर? असम में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अधिक बरसात होती है और जिसके कारण लोग खम्भों पर अपने घरों का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ स्कूल जाने के लिए लकड़ी के पुलों का भी इस्तेमाल करते हैं। और फिलहाल तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, आपके बहुत ही ज़्यादा वर्षा हो रही है यूपी में भी, तो अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बारिश नहीं बंद होगी तो लोगों को खम्भों पर ही रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और पटना जो कि बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि आप बताएंगे
कि यहाँ अगर आपका दिल्ली है तो दिल्ली के सापेक्ष आपके गुजरात और बिहार की जो दिशाएं हैं वह क्रमशः क्या हैं। तो ऑप्शन है आपके सामने कि दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व। नंबर 3 है कि पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। नंबर 4 है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व आपकी दिशाएं हो जाएंगी। यकीन मानिए कि अगर आप बिगिनर्स हैं या आप पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका 1 से 2 नंबर से अटक जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ इस PYQ की श्रृंखला से जुड़ जाना है और बहुत जल्दी ही आपकी CDP की श्रृंखला भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और यहाँ PYQ करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में कट ऑफ के काफ़ी आगे होंगे। पास होने की तो टेंशन ही नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। ये चिकने या खुरदरे हैं, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इस प्रकार कहने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 2 है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर 3 है जॉर्ज मिस्ट्रल, ऑप्शन नंबर 4 है चार्ल्स डार्विन। चारों ही विकल्प आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि भारत के इतिहास में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत के इतिहास में हरित क्रांति के जनक भारतीय स्तर पर कौन है? तो वह आपके स्वामीनाथन है। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग की बात की जाए, वह आपके विश्व के हैं। विश्व में यदि हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो बोरलॉन्ग है। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग आपके विश्व के अंतर्गत आएंगे और भारत में आपके MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। इन्होंने हरित क्रांति का जो है जनक कहा जाता है और इन्होंने जो हरित क्रांति लाए उसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली फसल कौन सी थी ये भी पूछा जाता है। तो गेहूं आपकी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली फसल थी, सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन बढ़ा। अगले विकल्प की ओर बढ़ें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो उन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था और जिसके अंतर्गत कहा था कि जो चीज़ श्रेष्ठ होती है, चयनित होती है, वही उत्तम होती है और वही जीवित रहती है। तो इस प्रकार का जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत था वह देने वाले चार्ल्स डार्विन थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो EVS की 6 थीम है आपकी और EVS को थीम के अंतर्गत ही पढ़ाया गया है और इसमें जो 6 थीम है उनमें से एक है, ऑप्शन नंबर 1 है पदार्थ है, नंबर 2 है प्राकृतिक संसाधन है, नंबर 3 है चीज़ें जो हम बनाते हैं, नंबर 4 है चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये आपकी 6 में से एक थीम है। एक आपकी थीम ये भी है रहन सहन, भोजन और आवास, परिवार। तो ये सभी क्या है, आपकी थीम ही बताई गई है 6। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने 72 नंबर की उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट होती है तो बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर B है निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, ऑप्शन नंबर C है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, ऑप्शन नंबर D है बच्चों की रुचियों, संबंधों आदि की पहचान करना। तो इनमें से उपाख्यान अभिलेख में क्या दर्ज नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन आपके हैं A और B, नंबर 2 है C और D, नंबर 3 है ABC, नंबर 4 है ACD। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा A और B, यानी कि समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। और इसके बाद आपका आ जाता है B निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना। बाकी मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना लिखना है, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना भी लिखना है। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा आपका A और B, ये चीज़ें नहीं दर्ज करनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? प्रश्न को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए। यदि आप प्रश्न को ही घुमा घुमा के पढ़ेंगे और अपनी भाषा में उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे तो उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो EVS के लिए क्या करना है, योजना बनानी है। तो आप एक EVS
कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 है एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 है अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो देखिए अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग अलग करेंगे, तो जब सारे विषय अलग अलग हो जाएंगे तो किसी का भी अंतर संबंध नहीं रहेगा। जबकि हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है कि क्या कहा जाता है कि एक विषय को दूसरे विषय से रिलेट करके पढ़ाइए। जैसे कि जब हम गणित पढ़ रहे होते हैं तो उस समय भी हम भाषा की शिक्षा का ज्ञान ले रहे होते हैं। जब हम पर्यावरण पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमारा विज्ञान और सामाजिक अध्ययन भी शामिल होता है। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि यहाँ पर भी अलग अध्यापक की बात कही गई है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी अलग अध्यापक की बात कही गई है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। जैसे कि हमें वृक्ष के बारे में पढ़ाना है तो वृक्ष के साथ ही साथ ये भी पढ़ा देंगे कि जो वृक्ष हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, वृक्ष कैसे कार्य करते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं, साथ ही साथ आपके परिवेश में कौन से वृक्ष मिलते हैं। तो हम आपके पर्यावरण, वातावरण और साथ ही साथ साइंस को भी शामिल कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 और इसमें कहा गया है कि पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और उनको मानव शरीर की रूपरेखा दी है, ठीक है। और उन्हें भोजन विषय पर पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा है। पुनीत चाहता है तो उसने भोजन जो है उसके बारे में नहीं पढ़ाया, पहले उसने क्या कहा, पाचन तंत्र का आप ड्राइंग बनाइए। तो इसमें पुनीत क्या चाहता है। ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 3 है अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 4 है पाचन क्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। देखिए शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इसका शिक्षार्थी के मानव शरीर की रूपरेखा और पाचन तंत्र समझने से कोई भी संबंध नहीं है। तो विकल्प 1 आपका गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 कहा गया है कि अच्छे ड्राइंग कौशल, तो वह विज्ञान या पर्यावरण या कह सकते हैं मानव विज्ञान पढ़ा रहा है, उसमें आपके ड्राइंग का परीक्षण नहीं करना है। पाचन क्रिया की शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन करने के लिए चित्र बनाने से आप उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, ये उसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक संबंध से सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आंकलन के संबंध से सही नहीं है। आपको रचनात्मक आंकलन करना है तो इनमें से दी गई जानकारी में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इनकी सूचना दी जानी है। ऑप्शन नंबर 2 है अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 3 है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आंकलन में मदद कर सकती है। तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो बच्चे की कोई भी जानकारी रचनात्मक आंकलन में मदद कर सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। इसको छात्र की प्रगति की निगरानी करनी है, ये भी ठीक है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक इसमें कार्रवाई में मदद करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ये आपका जो है रचनात्मक आंकलन के प्रति संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी चीज़ को बांधना नहीं है, किसी चीज़ को कह सकते हैं कि क्राइटेरिया नहीं तय करना है कि हाँ नहीं 2 महीने में पेपर होना है, तो चाहे बच्चा बीमार हो, परेशान हो, कुछ भी हो, 2 महीने में ही होगा। 3 महीने में रिपोर्ट देनी तो 3 महीने नहीं। बच्चे स्वतंत्र हैं, उनको अपने वातावरण में सीखने का क्या करना है, माहौल देना है। अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। कौन करना चाहती है। 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करेंगे। हाँ अब देखिए, तो स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता रूढ़िवादियों छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। प्रश्न है
कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? नंबर 1 है रूढ़िवादी मॉडलों को छात्र को प्रस्तुत करें। नंबर 2 है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। नंबर 3 है केवल लड़कों के प्रति दिन कक्षा को साफ करने को कहें। नंबर 4 है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो यहाँ पर रूढ़िवादी मॉडल प्रस्तुत करने से बच्चे अंतर नहीं कर पाएंगे। विभिन्न कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाना और अपने वास्तविक जीवन में अनुभव करना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। वास्तविक चीज़ से बच्चे अच्छी तरीके से सीखेंगे। केवल लड़कों से ही साफ कराना, ये भी एक प्रकार का भेदभाव हो जाएगा। और वहीं बात करें कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करना जो ऑटो चालक है, क्योंकि बच्चों के मन में ऐसी छवि बैठ चुकी है कि जो ड्राइवरिंग का काम है वह सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। तो जब हम ऐसी महिला को बुलाएंगे तो उनके अंदर रूढ़िवादी जो धारणा है वह खत्म होगी। अगला प्रश्न है आपके सामने 77। कक्षा 5 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। तो कक्षा 5 में एक बच्चा है जो अपना कार्य नहीं करता है, इसके लिए आप सबसे अच्छा जो कार्य है वह क्या करेंगे, उपाय क्या है? नंबर 1 है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा कार्य को पूरा करने में मदद करेंगे। नंबर 3 है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। नंबर 4 है उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो ऐसा नहीं है कि गृह कार्य कठिन है इसलिए वह नहीं कर पा रहा, अभी तुमने ये पता ही नहीं किया ना कि कठिन है या सरल है, तो हम उसे वैकल्पिक गृह कार्य क्यों देंगे? माता पिता से बात क्यों करेंगे? क्योंकि गृह कार्य तो बच्चे को करना है। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा कार्य को पूरा करने में मदद करें। तो हम किसी दूसरे बच्चे से उसका कार्य क्यों पूरा करवाएं? यदि वह सक्षम है कार्य करने में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, बस उन्हें ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता होती है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो एक शिक्षिका है जिनका नाम मुस्कान है और उन्होंने क्या किया कि बच्चों से कहा कि परिवहन में डीजल वाहनों को उपयोग नहीं करना चाहिए और ऐसी बात पर उन्होंने चर्चा करवाई, विचार प्रस्तुत करवाए। प्रत्येक बच्चे ने अपने अपने विचार रखे। तो ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है? नंबर 1 है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। नंबर 2 है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। नंबर 4 है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए वह पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहती हैं। तो ऐसा कोई उनके पास ना पावर है और ना ही वह ऐसा करना चाहती हैं। छात्रों के विचार को जानने और उन्हें सही करने में मदद करना। तो बच्चों के विचार तो जानना है लेकिन उन्हें सही और गलत नहीं करना है, बल्कि उसके बारे में जानकारी प्रदान करनी है। आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। तो वह प्रतिबंध यानी कि जितने भी डीजल वाहन हैं उनमें प्रतिबंध की बात कर रही हैं। तो वह छात्रों को वाहन के उपयोग के लाभ के बारे में नहीं बता रही हैं। वाहन का उपयोग का जो लाभ है वह एक विषय है और उससे क्या हानियां हो रही हैं उसके बारे में वह बताना चाह रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका ठीक होगा कि यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल ऑप्शन नंबर 1 लैंडस्केप खींचने के कौशलों को विकसित करता है। नंबर 2 पूर्वानुमान और गणना के कौशलों को विकसित करता है। नंबर 3 रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। नंबर 4 स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो जो मानचित्रण कौशल है उसके द्वारा क्या होता है? तो एक मानचित्र के द्वारा होता है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दूरी, दिशा, यही चीज़ें बार बार ऑप्शन जो है बदल बदल के पूछे जाते हैं कि मानचित्र से क्या ज्ञात होगा। तो स्थान, फिर कभी कह देगा दूरी, तो कभी कह देगा दिशा। अभी जैसे इस बार आ गया स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 80 और इसमें कहा गया है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है।
ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है वह किस चीज़ में सहायक है। देखिए प्रश्न को मैंने जैसा कि कहा बार बार जरूर पढ़िएगा। प्रश्न को यदि आपने अच्छे से अपनी भाषा में ढाल लिया तो उत्तर आसानी से कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर जो है आपका कि जो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति है यानी कि कई चीज़ों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, साइंस को भी, सामाजिक विषय को भी, पर्यावरण को भी, वातावरण को भी, नेचर, सारी चीज़ें, तो ये सहायक है किस चीज़ में। ऑप्शन नंबर 1 है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सफलतापूर्वक या सार्थकतापूर्वक सीखने में। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन नंबर 4 है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो देखिए पाठचर्या का भार कम करने से इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक नहीं होगा। दी गई सूचना और विवरणों को सीखने में, सूचनाएं सीखनी नहीं है बल्कि बच्चे खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने, संकल्पनाओं की अधिक संख्या में भार यानी कि आप उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, बोझ बढ़ा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में उनकी मदद करता है, जो यह एकीकृत पाठ्यक्रम है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आंकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। यानी कि ईवीएस का आंकलन करना है और व्यापक तरीके से करना है, तो उसमें से कौन सा एक संकेतक सही नहीं है। ऑप्शन ए है सहयोग, नंबर 2 है न्याय के प्रति सरोकार, नंबर 3 है समानता के प्रति सरोकार, नंबर 4 है अवधारणा मानचित्रण। सहयोग होना चाहिए, न्याय के प्रति सरोकार होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, लेकिन अवधारणा का मानचित्रण ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका सही नहीं है। कोई एक अवधारणा का मतलब होता है सीमित, और किसी भी ऐसे विकल्प को कभी भी नहीं चुनना है सीटेट में। वे किसी भी चीज़ की आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी का भी आप अगर जो है पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको वही प्रश्न चुनना है जो एक से अधिक चीज़ों को समाहित किए हुए है, जो विस्तृत उत्तर दे रहा है, बल्कि सीमित, बंधी हुई, सधी हुई भाषा वाले विकल्प को कभी भी सही नहीं करना है। तो एक अवधारणा, एक पर्सपेक्टिव जो आपने बना रखा है वह सीमित होगा, तो उसका मानचित्रण जो है आंकलन में सहायक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि कुछ हजार, छोटा करना पड़ेगा, प्रश्न काफ़ी बड़ा है तो इत्मीनान से देखिएगा। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। यानी कि ईवीएस की कक्षा 5 की एक पुस्तक जो है उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि तालाबों का निर्माण कैसे होता था, प्रक्रिया क्या थी, क्या क्या चीज़ें थी, उस समय भारत में क्या क्या चीज़ें तालाबों के लिए थीं, और ऐसा लिखने वाले कौन थे, अलबरूनी। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है। चलिए, नंबर 1 है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थी की मदद करता है। नंबर 2 है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। नंबर 3 है यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। और डी है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो विकल्प अब आपके हैं, ए बी सी सही है, ए सी डी सही है, केवल ए डी सही है, केवल ए सी सही है। देखिए, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। तो कोई अवलोकन और रिकॉर्डिंग वे तभी करेंगे जब किसी चीज़ को जानेंगे और तब उसका सुधार करेंगे। तो अभी तो वो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान ही रहे हैं, तो सुधार की कहाँ से बात आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है कि यह शिक्षार्थियों को स्रोत की पहचान करने में मदद करेगा। साथ ही साथ 1000 पहले भारत में किस तरीके की तकनीक थी, किस तरीके से वो तालाब बनाए गए होंगे, तो उस तकनीक की सराहना करना, या कह सकते हैं उस तकनीक के बारे में समझ के अपने आप को ये समझना कि हाँ ठीक है, आज से 1000 साल पहले भी भारत में वैज्ञानिक शोध या वैज्ञानिक जो तथ्य हैं वह मौजूद थे। डी है कि इतिहास के साक्ष्य की भूमिका सराहना में मदद करना, तो ये भी आपका ठीक है। तो विकल्प जो आपका ठीक होगा वह ए सी डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83, और प्रश्न में कहा गया है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिनमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। इंद्रियां मतलब हमारी ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा।
निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। यानी कि वाणी क्या कर रही है, 50 से अधिक बच्चों को एक साथ लाई और उन्हें एक ऐसी गतिविधि, एक ऐसी क्रिया, एक ऐसे काम में जोड़ दिया जिसमें ज़्यादातर बच्चों की क्या चीज़ एक्टिव हो, क्या चीज़ शामिल हो, तो उनकी इंद्रियां शामिल हो, ऐसे कार्य को करवाना। तो अब वह क्या करना चाहती है, क्रियाकलाप किस लिए ठीक होगा। ऑप्शन नंबर 1 है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। यानी कि कौशल का जो प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, उसके लिए समुदाय से किसी भी समुदाय के संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। नंबर 2 है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहती है। नंबर 3 है उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष उपयोग करना। और नंबर 4 है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो भले ही आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागॉजी कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप ईवीएस की कर रहे हैं तो ज़रूर से याद रखेंगे कि जो क्षेत्र भ्रमण होता है ये आपका कैसा है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो बाकी सभी आपके गलत हो जाएंगे। बल्कि जो क्षेत्र भ्रमण है इसमें बच्चे क्या करेंगे, स्वयं चल के जाएंगे, देखेंगे, रास्ता देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, आंख सक्रिय होगी, जो उनके ऊपर पर्यावरण, आसपास धूप, गर्मी, बारिश, इनका प्रभाव पड़ेगा, इनसे उनकी त्वचा भी जो है प्रभावित होगी। और साथ ही साथ वह सुनेंगे भी, चीज़ों को देखेंगे भी, समझेंगे भी, तो यहाँ पर उनकी ज्ञानेंद्रियाँ ज़्यादा सक्रिय होंगी, इंद्रियाँ सक्रिय होंगी। और वैसे भी बच्चे क्षेत्र भ्रमण के द्वारा अधिकांश सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही आपका ठीक हो जाएगा। क्षेत्र भ्रमण से संबंधित आपको कहीं भी ऑप्शन मिले वही हमेशा करेक्ट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो प्रश्न संख्या 84 में जो इकरा हैं वो क्या कर रही हैं, बच्चों से कहती हैं कि समाचार पत्र पढ़ो, पत्रिकाएं पढ़ो। क्यों कहती हैं, क्यों प्रोत्साहित करती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ये मनोरंजन संसाधन उपलब्ध है, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। नंबर 2 है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। नंबर 3 है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। नंबर 4 है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, बाकी क्या उपलब्ध नहीं है, बाकी क्या उपलब्ध नहीं है। तो हम जो भी चीज़ प्रयोग कर रहे हैं वो उपलब्ध है तभी तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये तो आपका सरासर गलत हो जाएगा। ये शिक्षार्थी को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, तो स्वतंत्र क्यों बन जाएंगे पढ़ने के बाद भाई। पत्र पत्रिकाएं ही पढ़ने से स्वतंत्र बन जाएंगे, कविताएं पढ़ने से नहीं होंगे, पाठ को पढ़ने से नहीं होंगे। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा क्यों बढ़ानी है, सभी अपना अपना पत्र पढ़ रहे हैं, कोई नहीं भी पढ़ रहा है, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, कोई दबाव नहीं डाल रही है। जो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा चल रही है, गला काट प्रतिस्पर्धा हमेशा गलत होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती है या सहायता करते हैं। क्यों, क्योंकि जो समाचार होगा वह आपके आसपास की ही खबरों को आप तक पहुँचाएगा। उससे क्या होगा कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण, एटमॉस्फेयर से अवेयर होंगे, साथ ही साथ चीज़ों को समझ पाएंगे, तो वह अपने संसार से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अगला प्रश्न है 85 नंबर। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ईवीएस में आप प्रश्न कर रहे हैं तो इसे कहा जाएगा कि आप एक युक्ति के रूप में इसे प्रयोग कर रहे हैं। कैसे। ऑप्शन नंबर 1 अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर 2 ध्यान खींचने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। अनुशासन बनाए रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न करने को ही हम क्या करें, एक माध्यम बना लें। आप खूब प्रश्न पूछिए, अनुशासन बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। नेक्स्ट है अनुशासन तभी बनेगा यदि अनुशासन से प्रश्न पूछा जाए। तो उसके लिए भी सुन लीजिए, यदि अनुशासन से प्रश्न आए तो वहाँ कई विकल्प होंगे। आपको इस प्रकार का भी एक विकल्प मिलेगा जिसमें ये लैंग्वेज होगी कि जब शिक्षक स्वयं अनुशासित व्यवहार करेगा, जब शिक्षक स्वयं समय पर आएगा, जब शिक्षक खुद वेल ड्रेस्ड होकर के आएगा, जब शिक्षक स्वयं उचित भाषा का प्रयोग करेगा। तो अनुशासन कैसे बनेगा, जब जो शिक्षक है वह स्वयं अनुशासित रहेगा। ध्यान खींचने के लिए नहीं, नियमों का पालन बढ़ाने के लिए नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। प्रश्न हम कब पूछते हैं, जब हमारे अंदर कोई चीज़ जानने की जिज्ञासा होती है तभी हम प्रश्न को पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है। नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें भी क्वेश्चन यही तरीके से मिलेंगे, ये याद रखिए। पिछले क्वेश्चन जो हमने किए उसमें भी तोरंग का अर्थ जंगल है रिलेटेड पूरा आपका जो है कथन निष्कर्ष के तौर पे प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपके हर बार आपको कनेक्ट करते हुए मिलेंगे और इसी तरीके से आप बेफिक्र होकर एग्जाम में बैठिए। 2024 दिसंबर में भी आपको कनेक्ट करते हुए प्रश्न देखने को मिलेंगे।
तो तोरंग का अर्थ जंगल असम में नहीं, उड़ीसा में नहीं, मिजोरम में नहीं, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि झारखंड में तोरंग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिशा से संबंधित, और दिशा से संबंधित थोड़ा रीजनिंग का प्रश्न आता है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इससे पहले किसी एग्जाम की तैयारी किए हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आपका घर यक्ष पर स्थित है, मान लीजिए कहीं भी यक्ष है, तथा आपका विद्यालय बाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, ठीक दक्षिण में, यानी कि यक्ष कहीं होगा और दक्षिण में जाएगा कितना? 125। दक्षिण में जाने के बाद फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग है, तो ठीक पूर्व में गए और 100 मीटर लंबा सुरंग है। उसके बाद पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में पथ पर ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर बाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। तो 100 यक्ष से चले 125 मीटर, फिर 100 मीटर चले पूरब की ओर और फिर उत्तर की ओर चले 125 मीटर और कहाँ पहुंच गए? तो बाई अपने विद्यालय में पहुंच जाते हैं। बाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो इससे इसके बीच की दूरी पूछी गई है। तो आपने अगर फिगर बनाया होगा तो सामने ही दिख रहा होगा, ये 125 है तो ये भी 125 बताई गई थी। जब ये 100 है और ये 125 ही है तो ये कितनी होगी? तो ये भी होने वाली है आपकी 100। अब देखिए 100 तो है, लेकिन 100 मीटर ठीक पूरब है या 100 मीटर ठीक पश्चिम है? तो जो बाई है आपका, तो बाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है, यानी कि यक्ष जो दिशा है वो पूछी गई है। तो यक्ष कौन सी दिशा हो जाएगी? यक्ष दिशा हो जाएगी आपकी, हो जाएगी ठीक किधर है? ये दिशा कौन सी होती है? ये होती है आपकी उत्तर नीचे होती है, दक्षिण इधर होती है पूरब, और ये होती है पश्चिम। तो यक्ष कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में। तो 100 मीटर ठीक पश्चिम, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, और यह रेलगाड़ी समय और चाल से संबंधित है। तो ये प्रश्न मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगी क्योंकि ये टाइम लेगा और साथ ही साथ इसे आप सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। तो आंसर आसानी से आ जाएगा, आप चाल समय दूरी का प्रयोग करेंगे। और फिलहाल मैं यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहेगा वो बता देती हूँ और आप इसका आंसर सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। तो 88 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका उत्तर सही रहेगा, आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 89 नंबर, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है? यानी मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनके बारे में कौन सा सही नहीं है? नंबर 1 है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नंबर 2 है आपका नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 3 है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। नंबर 4 है छत्ते में केवल नर मक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प गलत है, तो वैसे तो आपका उत्तर दिया गया है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, यही गलत दिया गया है। और छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, ये ठीक है। छत्ते में रानी मक्खी होती है, अंडे देती है, ये भी ठीक है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि सभी नर मक्खियाँ नहीं होती हैं, सिर्फ प्रजनन हेतु कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, बाकी आपकी कैसी होती हैं? ज़्यादातर मादा मक्खियाँ ही होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जो आज का लास्ट प्रश्न है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो सबसे पहले तो जान लें कि इसे कौन लाया था। तो पुर्तगाली कह सकते हैं इसे लाए थे, और साथ ही साथ पुर्तगाली लाए थे, या कह सकते हैं कि पुर्तगाली लोग तो हमारे यहाँ से काली मिर्च को बहुत ही ज़्यादा ढो ढो के ले गए। लेकिन ये मिर्च कहाँ से आई है? मिर्च आई है हमारी दक्षिण अमेरिका से। मिर्च कहाँ आई है? दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पुर्तगालियों का आप याद रखेंगे कि पुर्तगाली भारत में क्या लाएं? तो मिर्च नहीं, पुर्तगालियों का हो जाएगा तंबाकू लाए हैं। क्या लाएं? तंबाकू लाने का श्रेय किसका है? तो पुर्तगालियों का है। बंद गोभी लाने का श्रेय किसका है? तो वो भी पुर्तगालियों का है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। वहीं आपकी मिर्च में पूछा जाए कि कौन सा जो है तत्व पाया जाता है, तो आपका कैप्सिकम पाया जाता है, जिसकी वजह से मिर्च में तीखापन होता है। तो क्योंकि थोड़ा सा साइंस से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आज के जो 30 क्वेश्चन थे वह हमने बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है और अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं? फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और अगर आपने इसे अभी लाइक भी नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है, तो अपने कम से कम एक फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजन
गुरुजनों का सम्मान कीजिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपनी सफलता के लिए पढ़ाई की पोथी को जरूर चयन कीजिए।